इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण चीज़ समझेंगे। हमने पहले भी इसके कुछ उदाहरण देखे हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हम इस विशेष समीकरण को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिकारकों में कार्बन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ अभिकारक की तरफ 2 कार्बन हैं जो इस एथिलीन के अणु में है, तो हमें उत्पाद की तरफ भी 2 कार्बन चाहिए होंगे। यहाँ हमारे पास केवल 1 कार्बन है, तो हम इसके आगे 2 का गुणांक यानी कोफिशिएंट लगा देते हैं। ये समीकरण अभी पूरी तरह संतुलित नहीं है, लेकिन अब एथिलीन के 1 अणु के लिए हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड अणु हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के सामने ये बड़ा सा 2 क्यों लगाया, ये छोटे सबस्क्रिप्ट वाले 2 देखने में ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए बस यहाँ नीचे एक 2 लगा दें तो ये ज़्यादा अच्छा है ना? लेकिन हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड की आणविक संरचना को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। ये अब एक अजीब सी चीज़ बन गई है जो वास्तव में प्रकृति में नहीं पाई जाती। ज्ञात रासायनिक यौगिकों में C2O2 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो हम यहाँ वास्तव में अभिक्रिया को ही बदल दे रहे हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रहे होते हैं तो यह उस चीज़ का वर्णन कर रही हैं जो स्वाभाविक रूप से होती है। बस जब समीकरण असंतुलित होता है तो अणुओं की संख्या सही नहीं होती। तो इनको संतुलित करते समय आप जो एकमात्र चीज़ बदल सकते हैं वो है अणुओं की संख्या। समीकरण को संतुलित करने के लिए आप अणु के भीतर घटकों के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अनुपात को नहीं बदल सकते, और इसलिए हम इन सबस्क्रिप्ट या परमाणु अनुपातों को इस तरह से नहीं बदलते हैं। इसे थोड़ा अलग तरीके से देखने के लिए चलिए इनमें से प्रत्येक अणु का चित्र बनाते हैं। तो एथिलीन ऐसा दिखता है। 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड और प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं जो एक स्थिर संरचना बनाते हैं। अब आणविक ऑक्सीजन O2 ऐसा दिखता है। यहाँ एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इसके अलावा अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन रहे हैं। तो CO2 में एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब बचा H2O यानी जल। चलिए इसे अलग रंग से बनाते हैं। तो H2O में एक ऑक्सीजन है जो 2 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है। यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं। अब अगर हम यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो हमारे अणु की संरचना और बनावट बदल जाएगी, उसकी पहचान बदल जाएगी। इसलिए संरचना बदलने की बजाय हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सही अनुपात में बन रही है। तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए एथिलीन के प्रत्येक अणु के लिए हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? तो हमारे पास 2 कार्बन है और हमें यहाँ भी 2 कार्बन चाहिए, लेकिन हम इसकी वास्तविक संरचना को नहीं बदलना चाहते हैं, इसलिए हम सामने 2 का गुणांक लगाते हैं। वैकल्पिक रूप से इसे विजुअली बेहतर ढंग से समझने के लिए हम यहाँ एक और अणु जोड़ सकते हैं। तो बस एक और अणु जोड़कर अब हमने कार्बन को सही ढंग से संतुलित कर लिया है। अब अभिकारक की तरफ भी 2 कार्बन है और उत्पाद की तरफ भी 2 कार्बन है। चलिए अब चलते हैं हाइड्रोजन पर। तो हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ केवल 2 हैं। तो कैसा हो अगर हमारे पास जल के 2 अणु हो? तो चलिए यहाँ जल का एक और अणु बना लेते हैं इस तरह। तो अब हमारे पास जल के 2 अणु हैं, इसे यहाँ भी लिख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ। अब बस हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो हम देखते हैं कि इस तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। तो संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमें ऐसे 3 अणु चाहिए। तो एक और एक और अब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित है और सही है। हमारे पास दोनों तरफ 2 कार्बन परमाणु हैं, हमारे पास दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। वे यहाँ एथिलीन में हैं और यहाँ जल में हैं। और फिर यहाँ हमारे पास दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में है, कुछ जल में है, जबकि दूसरी तरफ सारे ऑक्सीजन आणविक ऑक्सीजन में है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमने इन अणुओं की वास्तविक आणविक संरचना को नहीं बदला है, हमने बस अणुओं की संख्या बदली है। और संतुलित समीकरणों में आणविक सूत्रों के सामने ये गुणांक, ये कोएफिशिएंट्स यही दर्शाते हैं, इसी संख्या को दर्शाते हैं।